Hello, welcome student to the class of Computer Fundamentals session number 8. In this session we are going to cover these topics, that is introduction to history, types of viruses, how they work, what are the infectors, what are general executable infectors and prevention from them. Interconnection of computer, optical fiber cables, microwave transmission and all about the security and privacy and the internet. सबसे पहले वायरस होता क्या है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम, पोटेंशियल अननोन टू यूजर, पोटेंशियली सेल्फ मॉडिफाइंग प्रोग्राम टू डैमेज कंप्यूटर इन सम वे और जस्ट बी ए न्यूजेंस टू ए यूजर. मतलब खराब करना, खुद को रेप्लिकेट करना, खुद को बनाना, बार बार बनाते रहना, डिस्टर्बेंस क्रिएट करना या उस वे में काम ना करना जिस वे में कंप्यूटर नहीं करता नहीं है. उस तरीके से वायरस कर क्या कह सकता है? बिगाड़ सकता है, करप्ट कर सकता है प्रोग्राम को, फाइलों को डिलीट कर सकता है, डिस्क को रीफॉर्मेट कर सकता है या कंप्यूटर को चलाने लायक नहीं छोड़ेगा. हिस्ट्री क्या होती है? सबसे पहले ARPANET क्रीपर वायरस था 1970 के अंदर. इट वाज एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल फॉर द मिलिट्री पर्पसेस. ये स्टार्ट किया गया था 1980s में. एल क्लोनर पाकिस्तानी फ्लू स्टोन जेरूसलम मॉरिस वॉर्म नाम से था, मॉरिस वॉर्म नाम इसका था. 1990s के अंदर शेमलियन कैमलियन मैलिकेंगो CIH मेलिस वॉर्म एक्सप्लोर जिप नाम से था. 2000 एंड बियॉन्ड आई लव यू, खुशी आ गई होगी सबके चेहरे पे. सैड माइंड, सिकैम, नेमडा, क्लैश, कोड रेड, ब्लास्टर वॉर्म, वेल्किया, माइडूम, सेसर वॉर्म, सेंटी, सोनी, रूटकिट. दीज आर द नेम द वायरसेस 2000 एंड बियॉन्ड जो आए. 1970 में क्रीपर ARPANET क्रीपर वायरस था जिसमें सिंपली क्या था? आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन, इस टाइप से डिस्प्ले करता था. जब भी कोई सिस्टम इन्फेक्ट होता था तो ये शो करता था जैसे किसी कॉमिक बुक का टाइटल हो. हिस्ट्री में हम क्या करते हैं? फर्स्ट वायरस जो बहुत बड़ा था, इसमें क्या किया गया? उसने एप्पल के सिस्टम्स में प्रॉब्लम क्रिएट की. उसने जो फ्लॉपी होती है उसके एडवांटेज को उठाया इसने कि बूट सेक्टर में कोई भी फ्लॉपी है उसको एक्सेस ही नहीं करने देता था, अपने आप उसको कॉपी कर देता था मेमोरी के अंदर और 50 मैसेज, कई सारे मैसेज डिस्प्ले करता था. हर 50वें बूट पे वो एक मैसेज डिस्प्ले करता था. पाकिस्तानी फ्लू वाले में क्या हुआ था? इसने एंटी पायरेसी मेजरमेंट लिया, लेकिन क्या हुआ कि डिस्क को इसने फिर भी रिनेम कर दिया. हर डिस्क को क्या कर देता था? @C ब्रेन नाम से नाम कर देता था चेंज. उसके बाद जब भी कंप्यूटर चलाता था, स्टोन जो कि एक अलग वायरस था, उसने कंप्यूटर को स्लो डाउन करना स्टार्ट कर दिया और कह दिया योर पीसी इज नाउ स्टोन, मतलब पत्थर बना दिया उसको. स्टार्टअप पे ही बोल देता है. जेरूसलम वायरस से जो था, इसमें क्या किया था? इसने वायरस को एक पैटर्न बनाया था जिसके अंदर कुछ पर्टिकुलर दिन बाद ये अपने आप एग्जीक्यूट होता था और फ्राइडे द 13 जून को ये ज़्यादातर एग्जीक्यूट किया जाता था, होता था अपने आप. मॉरिस वॉर्म वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय टू ट्राई फाइंड आउट द साइज ऑफ द इंटरनेट बट एंडेड up slowing down system because a design flaw caused the virus to copy itself too much. It took advantage of a few commands. इसके अंदर क्या किया गया? पता तो लगाने के लिए लगाया था इसको कि हम इंटरनेट कहाँ तक स्लो हो सकता है, कहाँ तक उसकी रेंज है, बट बाद में इसी का मिसयूज़ हो गया और अपने आप इसने इतना कॉपी किया कि ये प्रॉब्लम करनी स्टार्ट कर दी इसने. बाय द रॉबर्ट मॉरिस, जो ये पर्सन हंस रहा है, यस इसी ने बनाया था. एक्सप्लोजिव ईमेल वायरस वुड डिस्ट्रॉय ऑफिस डॉक्यूमेंट एंड C++ सोर्स फाइल. एक्सप्लोजिव जो है ईमेल वायरस था, इसके अंदर तो सब कुछ खत्म कर देता था C++ की फाइल्स, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है. 6 में 2000 और बियॉन्ड की अगर हम देखें तो जैसे हमने देखा था आई लव यू वुड स्प्रेड बाय ईमेलिंग इटसेल्फ टू एवरीवन ऑन द इन्फेक्टेड यूजर. ईमेल कॉन्टैक्ट पीपल वुड अननोइंगली ओपन द अटैच वायरस थिंकिंग इट वाज ए फ्रॉम ए अनट्रस्टेड सोर्स. द वायरस वुड ओवरराइट इंपॉर्टेंट फाइल्स एंड मीडिया फाइल्स. जो भी काम की चीज़ें थी सारी उसको ओवरराइट कर देता था. इसी तरीके से सैड माइंड, सिरकैम अलग अलग उन्होंने किया. किसी ने ईमेल के थ्रू भेजना स्टार्ट किया, कोई पोर्ट एक्सप्लॉइट करता था, ऐसे गूगल को कहते हैं टारगेट दिए उसने, और कोई किसी के पासवर्ड को ही शो कर देता था. तो देयर आर लॉट्स ऑफ. windowsupdate.com नाम से बना था ये जो ब्लास्टर वॉर्म था, जो क्या करता था? परपेट्रेट ए डीडोस अटैक अगेंस्ट windowsupdate.com, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट वो थी. वल्नरेबिलिटी की बात करें तो सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी के अंदर हम आए. स्टैंडर्डाइजेशन इज बैड बिकॉज इट मीन्स दैट एवरीवन यूजिंग द सेम सॉफ्टवेयर आर वल्नरेबल. मतलब किसी ने कोई सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई उसमें वायरस में, तो कोई भी उसको यूज़ करेगा, सबके में प्रॉब्लम आएगी. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यूज़ करे तो कोई भी उसको यूज़ करेगा, उसके में भी दिक्कत आएगी. मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में लेस वल्नरेबल होते थे. क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो आपकी ये वायरसेस होते थे वो उसको
सपोर्ट नहीं करते थे, तो उसको इतना डिक्रीज उसका परफॉर्मेंस नहीं आता था, क्योंकि वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाता था। कि बेसिकली TSR होता है जिसके बेसिस पर माइक्रो ये सपोर्ट करता है वायरस, जो कि लाइनक्स तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। जो भी एक अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको बैड फाइल की तरह ट्रीट करता है, जिसकी वजह से वो उसको इन्फेक्ट कर ही नहीं पाता, क्योंकि वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई एक्शन ही नहीं करता। अब ये अपने आप करते कैसे, ये रेप्लिकेट करते हैं अपने आप को। ये क्या करता है, परमिशन लेता है एग्जीक्यूट करने के लिए और मेमोरी में उसको राइट कर देता है। ये अपने आप को अटैच करेगा एग्जीक्यूटेबल फाइल की फॉर्म में लेजिटिमेट प्रोग्राम के थ्रू। यूज़र जैसे प्रोग्राम चलाएगा तो वायरस कोड एग्जीक्यूट होगा। और उसके बाद क्या होता था, जब वायरस कोड जब हम उसे डिलीट कर रहे होते थे इवन कई बार, तो वो इंस्टॉल हो रहा था वो बैकग्राउंड में। तो दीज आर सम सॉर्ट ऑफ वायरसेस, दे वर्क एंड दे हाउ दे रेप्लिकेट देमसेल्फ। नॉन रेजिडेंट वायरस, फाइंडर मॉड्यूल, रेप्लिकेशन मॉड्यूल। रेजिडेंट वायरसेस दो टाइप के थे इसमें। नॉन रेजिडेंट वायरसेस में क्या होता था, इसके अंदर आपका constantly looks for suitable files that can be infected, then infects it and then the file is ready to execute damage। दो टाइप की इसमें कंपोनेंट थे, द फाइंडर मॉड्यूल एंड द रेप्लिकेशन मॉड्यूल। फाइंडर मॉड्यूल क्या करता था, जो पोटेंशियली प्रे फाइल्स टू इन्फेक्ट के लिए कॉल करता था, और जो दूसरा था रेप्लिकेशन मॉड्यूल, ये क्या करता था, पर्टिकुलर फाइल को ढूंढता था। रेजिडेंट वायरस के अंदर हमारे पास अलग अलग कंपोनेंट नहीं होते थे फाइंडर मॉड्यूल की तरह, जबकि इसके अंदर एप्लीकेशन मॉड्यूल ज़्यादा यूज़ होता था। तो ये डायरेक्टली बैकग्राउंड में काम करता था, मतलब दिखाई नहीं देता था लेकिन बैकग्राउंड में काम होता रहता था। ऑपरेटिंग सिस्टम इसको एक एक्शन रेप्लिकेशन मॉड्यूल की फॉर्म में कॉल करता था और चेक नहीं कर पाता था पॉसिबल प्रे टू द इन्फेक्शन। नाउ डिटेक्शन को अवॉइड करने के लिए अब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ी, स्टील्थ जिसका नाम था। Some viruses have the ability to intercept an antivirus software request to the operating system. So the antivirus request a read permission to the virus instead of the OS. So virus return क्या करेगा, uninfected version of the file and remains undetected. फाइल का पता कैसे लगता है कि वायरस इन्फेक्टेड होगी, वो क्या करेगा, फाइल ही ऐसी रिटर्न कर देगा जो इन्फेक्टेड ही नहीं है। तो फिर कैसे पता लगेगा, उस वायरस का ही नहीं पता लगेगा। तो इस तरीके से भी वायरस बनते थे, कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर देते थे। मतलब कुल मिला के बहुत ज़्यादा उन्होंने तंग किया उसको, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस को। नॉट ओनली द एप्लीकेशन और ए लार्ज वेराइटी ऑफ डेटा बीइंग इन्फेक्टेड बाय दीज वायरसेस। अब कर क्या सकते थे, या वायरस को डिलीट करो या फिर पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को रीइंस्टॉल करो, या जो डेटा उस डेटा को ही डिलीट करो। सिंपलेस्ट मेथड क्या था, गए उसमें सिस्टम रिस्टोर किया टूल और उसके थ्रू अपने कर लिया। दूसरा क्या किया, एंटीवायरस खरीदा, उसके थ्रू एंटीवायरस को कर दिया। तीसरा एंटीवायरस रिमूवल क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम को रीइंस्टॉल करो, फ्रेश स्टार्ट करो, जितने भी पार्टीशन है सबको डिलीट करो, रिकवरी डिस्क को भी अपने पास रखो, और उसके या नहीं है तो खरीद लो उसको। ठीक है, अब कंप्यूटर वायरस कैसे वर्क करता है इसके बारे में हमारे पास एक क्लिप है, देखते हैं इसे। ओके, आपने देखा इसको, वीडियो को। इसमें बताता है कि अगर आपने कोई यूज़ किया है तो उसको भी वो किसी दूसरे को कर देगा, कल्याण कर देगा उसका भी, और उसके सिस्टम को भी ख़राब कर देगा अगर उसने कुछ ऐसा यूज़ किया है। आप उसको इंस्टॉल करो ना करो, लेकिन बैकग्राउंड में इंस्टॉल होता रहेगा। तो अगर हम टोटली कहें इन समरी, इन शॉर्ट वी कैन से दैट प्रोग्राम के अंदर अपने आप उसको ऐड कर लेता है, कॉपी करेगा अपने आप, और इसको अपने आप डिस्ट्रीब्यूट कर देगा यूज़र को, बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी चिट्ठी संदेश के, और आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। यू हैव टू कीप अपडेट विद द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सो यू कैन सस्पेक्ट इन्फेक्शन, डोंट इग्नोर इट, बिकॉज ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है।
अब इंटरनेट वेब की बात करें तो इसमें क्या है, इंटरनेट जो है एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, नॉट थाउजेंड, इट इज़ बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसको हम इंफॉर्मेशन हाईवे कहते हैं, जिसके अंदर जोग्राफिकल रीजन में हमारी आइडिया और डेटा इन्फॉर्मेशन इधर से उधर जाता है। साइबर स्पेस, द स्पेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट ऑफ आइडिया एंड इन्फॉर्मेशन इज नोन एज साइबर स्पेस। इंटरनेट कोई नहीं जानता, किसने कोई ना तो इसको किसी की मतलब ये नहीं कह सकती है इसकी जो है विरासत है, या फिर कोई ऐसा फॉर्मल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है इसका। क्यों? क्योंकि किसी ने डेवलप किया था डिफेंस के लिए और पता लगा आगे वो किसी सेंट्रलाइजेशन के लिए बना, फिर कुछ अटैक हुए, टेररिस्ट अटैक भी हुए, वार टाइम में यूज़ किया गया, किसी को हैकिंग करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। TCP/IP प्रोटोकॉल्स के थ्रू द यूज़ ऑफ इंटरनेट वाज सेंड टू ईमेल, मैसेजेस भेज सकते थे, सेंड और रिसीव कर सकते थे, अपनी फाइल्स को डाउनलोड और अपलोड कर सकते थे, ठीक है। और कंप्यूटर्स के बीच में पार्टिसिपेट कर सकते थे ग्रुप्स डिस्कशन के अंदर बाय यूजिंग मेलिंग लिस्ट एंड बाय द न्यूज़ ग्रुप्स। सर्फिंग द वेब, यू कैन सर्फ द वेब क्या होता है? इट इज़ अ कंटेंट जिसके अंदर आप वेब ब्राउज़र जो एक वेबसाइट को यूज़ करता है और उसके अंदर के कंटेंट्स को आपको दिखाता है। उसके अंदर लिंक हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकती है, कीवर्ड हो सकता है, ऑडियो वीडियो, जैसे मैंने अभी यूज़ किया तो वीडियो हो सकता है। इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, वो किसी भी टाइप का, वो अलग चीज़ है। तो आप इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए सम स्कूल और बिजनेस में तो क्या होता है, हाई स्पीड कम्युनिकेशन लाइंस होती हैं, इक्विपमेंट होते हैं। स्टूडेंट और एम्प्लॉइज़ को अगर हम बात करें तो उसके बाद अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं जिसके अंदर वो पर्सनल कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि हम ISP के थ्रू यूज़ करें, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपको प्रोवाइड करता है। हाउ टू एक्सेस द इंटरनेट। भारत के अंदर जो आपका जो यूज़ होता है इंटरनेट कनेक्शन, वो दो ही ऑर्गेनाइजेशन के उस पर पॉसिबल है, दैट इज़ VSNL, विदेश संचार नगर लिमिटेड, एंड भारतीय टेलीवेंचर, जिसके थ्रू हमें इंटरनेट मिलता है इंडिया के अंदर। नहीं तो अगर इन दो में नहीं है इंटरनेट तो हमें कहीं से इंटरनेट नहीं मिलेगा। हाउ टू एक्सेस द इंटरनेट, TCP/IP प्रोटोकॉल के थ्रू हमें एक कनेक्शन बनाना पड़ता है जिसके अंदर हम रीजनल इंटरनेट कंपनीज रूट को यूज़ करते हैं और अलग अलग कॉस्ट उसकी लगती है लोकल टेलीफोन कॉल की तरह जो पहले के हिसाब से। अब उसमें हम एक एड्रेस टाइप करते हैं जिसको हम बोलते हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसके अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, प्रोटोकॉल, डोमेन नेम, पाथ नेम, फाइल नेम। HTTP हमारा क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। Protocols are the set of rules by which I can communicate. Domain name is a particular group name, in school, a school is a domain. Now UK is a domain. So different domains are there. Path name is the location of that particular, मैं कह रहा हूँ slash. The HTTP is the hypertext transfer protocol. www.chicagosymphony.org is the name of the domain. Then under this is a slash. Civic concerts is a then having a path. Index.html is the file name. So this is how we connect the internet. कंप्यूटर नेटवर्क में हम बात करें, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, एक इंटरनेट कनेक्शन है बिटवीन टू कंप्यूटर्स टू शेयर रिसोर्सेज, कुछ भी डेटा, कम्युनिकेशन, रिसोर्सेज कुछ भी हो सकता है, इन्फॉर्मेशन, लोड डिवाइसेस एक्सेट्रा। नेटवर्क टोपोलॉजी जैसे हमने की है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि हम किस तरीके से डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हमारे पास यहाँ टोपोलॉजी के ऊपर बस, रिंग और स्टार और काफ़ी सारी हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी भी हम यूज़ कर सकते हैं। बस के अंदर एक सिंगल केबल होता है जो सबको कनेक्ट करता है, इसके अंदर एक को प्रॉब्लम आ गई तो सब में प्रॉब्लम आ जाएगी। ग्राउंडेड टर्मिनेटर, इसमें क्या होगा, एक टर्मिनेटर होता है, एक ग्राउंडेड टर्मिनेटर होता है। एक कनेक्शन में प्रॉब्लम आ गई, सारे कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ जाएगी और जो नेट है वो डाउन हो जाएगा। बस टोपोलॉजी के फ़ायदे क्या है, स्मॉल नेटवर्क के लिए बहुत अच्छा काम करता है, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव है क्योंकि इसके अंदर हमें ऐड करने में भी दिक्कत नहीं होती और इसके अंदर हमारे पास पैसे भी ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वायर भी हमारी कम रिक्वायर्ड होती है। बस टोपोलॉजी के नुकसान क्या है कि मैनेज करने के लिए कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा लगती है और अगर नेटवर्क ट्रैफिक भी हो जाता है इसमें। नेटवर्क ट्रैफिक का मतलब क्या है, एक ही लाइन में से दुनिया भर की कार जाने की कोशिश कर रही है अलग अलग साइड में, तो दिक्कत आ जाती है। रिंग में जैसे आप देख सकते हैं रिंग की तरह होता है इसमें। सिंपल फिजिकल टोपोलॉजीज़ की बात करें तो इसमें फिजिकल बस टोपोलॉजी जैसे हम देख चुके हैं। फिजिकल टोपोलॉजीज़ में हमारे पास जो है एक्टिव टोपोलॉजी होती है जिसमें वर्क स्टेशन होता है जो डेटा को ट्रांसमिट करता है। वर्क स्टेशन इज़ द कंप्यूटर दैट यूज द टोकन पासिंग मेथड रिंग टोपोलॉजी के अंदर, जिसके बाद टोकन होता है वो आगे डेटा को पास करता है। रिंग टोपोलॉजी का फ़ायदा क्या है, इसके अंदर हम डेटा को इजीली मैनेज कर सकते हैं, ट्रांसमिट डेटा आसानी से कर सकते हैं, हाई वॉल्यूम नेटवर्क को भी हम हैंडल कर सकते हैं और कम्युनिकेशन विल बी रिलायबल, भरोसेमंद होगा, डेटा लॉस करने की इतनी दिक्कत नहीं होगी। इसके नुकसान क्या क्या है, एक्सपेंसिव है, ज़्यादा केबल और नेटवर्क चाहिए इसे। स्टार के अंदर आप देख सकते हैं बीच में एक हब है, अगर ये हब डाउन हो गया तो इसी से सारा सिस्टम डाउन हो जाएंगे।
सारे सेंट्रलाइज कनेक्ट हैं हब से। फाइबर ऑप्टिकल केबल के अंदर जो है लाइट ट्रांसमिशन को यूज़ किया जाता है और उसकी रिफ्लेक्शन की ऊपर हम लाइट सेंसिटिव डिवाइसेस को लगाते हैं जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं एब्सेंस या प्रेजेंस को एज अ 1 और 0 और देन वो इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करते हैं इनटू द अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज बाय द कंप्यूटर, दैट इज द बाइनरी एंड देन अंडरस्टैंडेबल टू द यूज़र इन द हाई लेवल और इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश। इसमें कुछ चीज़ें आती हैं स्पीड, बैंडविड्थ, डिस्टेंस, रेजिस्टेंस एंड मेंटेनेंस। स्पीड का मतलब क्या होता है, हाई स्पीड पे हमें कितनी डेटा मिलेगी, इसकी स्पीड कितनी मिलेगी, डेटा कितना जल्दी पास हो सकता है इधर से उधर। और बैंडविड्थ में क्या होता है, इसमें लार्ज कैरिंग कैपेसिटी होगी, डिस्टेंस हमारा कितनी दूर तक जा सकता है, रेजिस्टेंस कितना हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज़ और ये रेडियो और मोटर्स होते हैं, अगर आसपास में केबल है तो उससे भी इस पर इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। मेंटेनेंस का मतलब है फाइबर ऑप्टिकल केबल की कॉस्ट कम ज़्यादा कितनी लगेगी उसके हिसाब से। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, इसमें क्या होता है हमारे पास माइक्रोवेव होती है जो वेव की टेंडेंसी होती है ज़्यादा दूर तक नहीं आसपास तक ही जा सकती है। जब हम इसको ट्रांसमिट करते हैं तो इसके अंदर ट्रांसमिशन मीडियम के अंदर भी हमें ज़रूरत होती है किसकी, इरेक्टेड माइक्रोवेव टॉवर्स एट द बोर्ड द सेंडिंग एंड द रिसीविंग। इसको हम बोलते हैं LOS, लाइन ऑफ साइट। इसके अंदर हमारे पास स्ट्रेट होना ज़रूरी है, अगर स्ट्रेट नहीं होगा, आपने देखा होगा मोबाइल्स होते थे इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी पे एकदम टच करना पड़ता था तभी डाटा ट्रांसफ़र होता था, कि उसमें लाइन ऑफ साइट अगर एक जैसी नहीं है, एक ही लाइन पे नहीं है तो डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि वो वेव जो होती है माइक्रोवेव बहुत छोटे डिस्टेंस तक जाती हैं और वो बिल्कुल सीधा ट्रैवल करती हैं। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन हमने देख लिया। ना इसके बाद आती है टेलीफोन नेटवर्क। टेलीफोन में क्या होता है, टेलीफोन एडेप्टर, देन डेटा मोडेम, इंटरनेट, देन ऑडियो गेटवे, देन टेलीफोन टू अटेंड द डेटा। मोडेम होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेटर में क्या होता है, मॉड्यूलेट किया जाता है। एक वेव कहती है मैं डेटा डाल सकती हूँ, एक वेव कहती है कि मैं बहुत दूर तक जा सकती हूँ। दोनों की अच्छी प्रॉपर्टी को मिलाया और बना दिया एक वेव जो दूर तक भी जा सकती है इन्फॉर्मेशन के साथ। देन डीमॉड्यूलेट कर दिया, इन्फॉर्मेशन को अलग कर लिया और जो उसकी लेंथ उसको हटा दिया। सेटेलाइट में हमारे पास डिश नेटवर्क होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, स्टार बैंड होते हैं। स्टार बैंड हब हो गया, डिश नेटवर्क ब्रॉडकास्ट सेंटर हो गया, बीच में डिश नेटवर्क और स्टार बैंड हो गया, इसी को जोड़ दिया तो इंटरनेट बन गया। एस का मतलब सेंड, आर का मतलब रिसीव। सिक्योरिटी और प्राइवेसी की बात करें तो सिक्योरिटी का मतलब क्या है, डेटा हमारे पास जो हम भेज रहे हैं इधर से उधर वो किसी दूसरे को विजिबल ना हो। प्राइवेसी का मतलब क्या है, मेरा डेटा है तो बस मेरा रहना चाहिए, किसी और के पास उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। अगर हम इसको देखें इसके हिसाब से तो हमने लगभग तो सारा कवर कर लिया है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप ये कुछ चीज़ें कवर करें इसके अंदर, दैट इज़ सिक्योरिटी और प्राइवेसी पॉलिसी क्या होती है किसी नेटवर्क में, और वायरस का मतलब क्या होता है। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।